पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइमन सीरीज के बारे में देखा था कि लाइमन सीरीज में वेवलेंथ का रेंज क्या होगा। तो हमने देखा कि मिनिमम 912 एंगस्ट्रम होगा और मैक्सिमम 1216 एंगस्ट्रम होगा। जिस प्रकार हमने लाइमन सीरीज के लिए काम किया वैसे ही बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड इसके लिए काम किया जा सकता है और उसका मिनिमम मैक्सिमम जाना जा सकता है। मिनिमम मैक्सिमम जानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया है कि 1/रीडवर्क कांस्टेंट करीब करीब जो है तो 912 एंगस्ट्रम होता है। तो उस हिसाब से उसको जो भी आएगा डिफरेंस उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। लेकिन एक बात जानना जरूरी है जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन सा सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस रेंज में आता है, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। हमने देखा था कि फॉर लाइमन सीरीज लेम्डा का रेंज जो देखा था हमने वो 912 एंगस्ट्रम और अधिक से अधिक 1216 एंगस्ट्रम। इसी प्रकार फॉर बाल्मर सीरीज अगर हम बात करेंगे, इसके लिए हमें कल जो फॉर्मूला था उसमें N1 और N2 था ना, तो N1 का मान 2 हो जाएगा और N2 का मान 3, 4 एंड सो ऑन आगे आप ले सकते हैं। और इस आधार पर आप 1/λ जो हमारा था रीडवर्क कांस्टेंट, ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं इसलिए Z का मान 1 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और यानी RD इंटू 1/4 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब मैंने जैसा कि कल कहा था कि इसका मान ज़्यादा लोगे तो ये टर्म कम हो जाएगा, ये टर्म कम होगा तो ये टर्म ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो 1/λ है ना, तो उल्टा कर देंगे तो लेम्डा क्या होगा, कम होगा, यानी ज़्यादा लेने पर लेम्डा कम होता है। देख रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे फॉर लेम्डा मिनिमम की बात करेंगे तो उस कंडीशन में N2 का मान हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, और उस कंडीशन में 1/λ मिनिमम, ये हम बाल्मर सीरीज के लिए बात कर रहे हैं। तो रीडवर्क कांस्टेंट 1.1 करीब करीब 10⁻7 पर मीटर होता है, और ये 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी, यानी लेम्डा मिनिमम जो हो जाएगा वो 4 डिवाइडेड बाय 1.1 गुना 10⁻7, और 1 इतना जो है वो 912 एंगस्ट्रम होता है, डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा करीब करीब। अब भाग दे करके देख लो, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 4 8 32। आप देख रहे हो कम से कम 228 एंगस्ट्रम आएगा। और मैक्सिमम की बात करेंगे फॉर लेम्डा मैक्स की बात करेंगे जब हम, तो उस कंडीशन में N2 का मान जो है वो हम 3 लेंगे और हम 1/λ मैक्स निकालेंगे, तो रीडवर्क कांस्टेंट इंटू 1/4 माइनस 1/9, और हम जब सॉल्व करेंगे 1/λ मैक्स तो 1.1 इंटू 10⁻7 1/, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 9 माइनस 4, यानी लेम्डा मैक्सिमम जो आ जाएगा वो 36/5 इंटू ये जो 1/, हो जाएगा, यानी 36/5 इंटू ये जो आप सॉल्व करेंगे तो 1/, जो होता है ये, और वो आपको करीब करीब 912 होता है, और उसमें फिर आप भाग देंगे क्या क्या आता है उतना एंगस्ट्रम हो जाए, इस तरह से निकाल लेंगे जिसका निकालना होगा। बस मैंने एक आगे बढ़ा दिया है ताकि इस तरह से आप आगे काम कर सकें। हमें यहाँ पर ये जानना है कि कौन सा किस रेंज में आता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और
मैग्नेटिक वेव। इसको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखा हूँ कि पूछ दिया करता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन बदल लेता हूँ। तो जैसे हम बात करते हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चेन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, क्या होता है, पी फंड, और कुछ छूटा क्या? तो ध्यान दीजिए, लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज दोनों में एक तो विजिबल होगा और एक अल्ट्रावायलेट होगा। तो ऊपर वाला हमारा अल्ट्रावायलेट होगा, नीचे वाला हमारा विजिबल होगा। ये अल्ट्रावायलेट यानी लाइमन सीरीज का जो भी वेवलेंथ वो अल्ट्रावायलेट के रेंज में आता है और इसका विजिबल के रेंज में आता है। और ये जो तीनों देख रहे हैं यहाँ पे, तीनों ये हमारा इंफ्रारेड के रेंज में आता है। ये तीनों इंफ्रारेड, ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन किस रेंज में आता है, तो वहाँ काम आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया है। आइए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखते हैं। डी ब्रॉगली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डी ब्रॉगली वैज्ञानिक का नाम है, पूरा नाम है इनका लुइस डी ब्रॉगली, जो 1924 ईस्वी में, बहुत ही 20वीं सदी की कहानी है, 1924 ईस्वी में इन्होंने कहा कि बहुत सारे पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स भी वेव नेचर को शो करता है और उसका वेवलेंथ निकल सकता है। ओके, इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली proposed that material particles, क्या कहा, material particles in motion behaves as waves and their wavelength associated with the material is given by, ध्यान देगा, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। यानी उन्होंने कहा कि कोई मटेरियल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब भी आपको वेव का नेचर दिखाएगा। ये भी वेव की तरह बिहेव करेगा, बशर्ते कि यह मोशन में हो, मूव कर रहा हो। और उसका जो वेवलेंथ होगा वो लेमडा इक्वल एच बाई पी, जहाँ एच जानते ही आप प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो P देख रहे हैं आप, ये उसका लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यानी
P इक्वल टू आप एम भी, लीनियर मल्टीपल क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। मान लीजिए सपोज ए पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से हमें मोमेंटम जानना है तो पहले हम एम भी का मान निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, और एम भी स्क्वायर तो है, ऊपर नीचे हम एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये एम वी का स्क्वायर अब बट्टा 2m, यानी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या p बराबर रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसलिए वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई p है ना, तो p का मान 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी मटेरियल पार्ट के लिए चल रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी पता है, तो हम उसका वेवलेंथ जान सकते हैं क्या वेवलेंथ होगा। वो जो वेव की तरह वेव करेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस v में एक्सेलरेट करवाएं, तो वो वेव की तरह शो करेगा, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। सपोज एन इलेक्ट्रॉन accelerated by applying potential difference V, then तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा E इंटू भी। इसीलिए वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बट्टा 2, और ये m जो है m वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया E इंटू वी। ये E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, me, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का आप वेवलेंथ जान सकते हैं अगर वो मोशन में हो। ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए, डी ब्रोगली का कहना था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मोशन में होगा वो वेव नेचर को शो करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा, और उसका हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि उसका जो वेवलेंथ होगा वो h बाई पी होगा। और ये क्या होगा, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके, p बराबर h बाई लेमडा होता है। अब p जो है, अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो तो उससे कैसे p निकालेंगे वो यहाँ देख लीजिए और उसको डाल दीजिए, निकल गया। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को हम पोटेंशियल डिफरेंस v लगा करके कैथोड और एनोड के बीच में उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। h डिवाइड बाई मास इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते ही हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो रख देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये पूछता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मटेरियल पार्टिकल्स भी वेव नेचर को शो कर सकता है, वेव जैसा बिहेव करता है, और उसका वेवलेंथ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को सबसे पहले प्रयोग द्वारा वेरीफाई किया गया डेविंसन एंड जर्मर के द्वारा, और एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है डेविंसन एंड जर्मर का। हालांकि डेविंसन और जर्मर कभी नहीं सोचा था कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को साबित करेंगे। उन्होंने, या उनका उद्देश्य कुछ और था, वो मेटल को ऑक्सीडाइज करवा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां आ जाने की वजह से जब उस त्रुटि को दूर करने लगे तो उस दौरान उन्होंने जो जो घटनाएं देखी, उस घटना के आधार पर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। इसलिए आप जब देखेंगे बुक्स तो उसमें डेविंसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का चर्चा होगा, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, प्रायोगिक सत्यापन है। अभी हम ब्रैग्स लॉ का चर्चा करेंगे। ब्रैग्स लॉ क्या है, तो ब्रैग एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक्सरे के जरिए किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर
किसी क्रिस्टल के, आप तो जानते हैं कि क्रिस्टल की जो बनावट होती है उसे एक रेगुलर पैटर्न में होता है, एटम सब एक निश्चित क्रम में सजा होता है। तो उस किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए उन्होंने एक्सरे को उस मेटल पर या क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाया और वहाँ से स्कैटरिंग हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, और डिफ्रैक्शन के बाद उन्होंने एक डिफ्रैक्शन के जरिए एक खास रूल दिया, एक नियम दिया जिसे हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। हम उसी पर भी चर्चा करने वाले हैं। ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स law is used to know the structure of a crystal। किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए ब्रैग्स लॉ का इस्तेमाल होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जो उसका एटम्स होते हैं वो एक निश्चित क्रम में बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर हम कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जितना बड़ा उतना अच्छा दिखता, पर मैं ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं। इन्होंने क्या किया, ब्रैग्स ने एक्सरे को क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाया। यहाँ देखिए, ये हमारा एक्सरे है। कोशिश करना मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हो, यानी एक ही वेवलेंथ वाला हो। किसी एलिमेंट से टकरा कर डिफ्रैक्ट हो गया। एक और इस दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा। ये दोनों पैरेलल है, वे खींचने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हमने दोनों को पैरेलल बनाने की कोशिश किया है। यहाँ से लंब डाल दिया। एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए थीटा पर इंसिडेंट हुआ है। थोड़ा सा ये पेन मोटा चलता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। और देखिए ये थीटा है, तो ज़रा मुझे सोच कर बताइए कि ये थीटा है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। मैं ज़्यादा बनाना नहीं चाहता हूँ, गंदा हो जाता है फिगर। ये एंगल थीटा होगा ना। कैसे दिखाऊं मैं, इतना छोटे जगहों में थीटा होगा। दिख रहा है। दो क्रिस्टल के लेयर के बीच की दूरी मान लीजिए कि d है। कितना है, सेपरेशन d है। और जो एक्सरे इंसिडेंट हुआ उसका वेवलेंथ लेम्डा है। लेट लेम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, डी है सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टल। ओके, चलिए इसी को, ये जो छोटा सा देख रहे हैं आप, इसको हम एक अलग फिगर बना के दिखाते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दिखाई दे। मान लीजिए कि इस जगह का नाम देते हैं हम ए, इसका नाम देते हैं हम बी, मतलब सी। इस ए बी सी को हम बड़ा करके थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये दोनों D है। इस दोनों क्रिस्टल के लेयर के बीच की दूरी, यानी ये दूरी क्या है, ये D है। ये हमारा जगह A है, ये हमारा B है,
ये हमने यहाँ से लंब डाला था, क्योंकि ध्यान दीजिए पाथ डिफरेंस जो होगा, गौर से पकड़िए, यहाँ से चलने वाले और यहाँ से चलने वाले के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, कितना का डिफरेंस होगा, तो ये जो हमारा दूरी है ये होगा। या हम यहाँ से बात करें, यहाँ आने वाला और यहाँ आने वाला पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो ये BC होगा। अब देखिए दोनों वेव के बीच में क्या बोल रहे थे, दोनों लेयर के बीच में जो दूरी है वो D है, और ये जो एक्सरे हमारा दोनों है उसके पीछे जो पाथ डिफरेंस होगा वो हम BC के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। या अगर आप इधर से बात करें तो AB पाथ डिफरेंस हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब BC बटा कर्ण D, इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। यानी यहाँ से जो आगे बढ़ रहा है हमारा वेव, हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, गंदा हो जाएगा, यहाँ से A से जो डिफ्रैक्ट हुए चल रहा है, जो C से चल रहा है, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, AB हो जाएगा। और अगर हम इधर आने वाले की बात करें तो ये जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, BC। तो फिलहाल हम आने वाले पर बात करते हैं, क्योंकि हमने BC का मान निकाल लिया है, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस है। और हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो, इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सरे किसके बीच में, ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाला में, वो कितना होगा, तो BC प्लस CD ये होगा। लेकिन BC बराबर CD होगा, इसलिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, होगा 2BC, यानी 2, अब BC में कितना है, D साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा होना चाहिए, बट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। देयरफॉर ये जो हमारा पाथ डिफरेंस 2D साइन थीटा है वो बड़ा होना चाहिए किसके, n लैम्डा के। ये है हमारा, दिस इज ब्रैग्स लॉ। अब हम इसके मदद से, अगर हमको एक्सरे का वेवलेंथ पता है और कितना एंगल पर एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है, वो एंगल हमको यहाँ का थीटा पता है, तो हम उससे दो क्रिस्टल के बीच का सेपरेशन यहाँ से 2D का मान जान के D का मान जान सकते हैं। यहाँ पर n का मान 1, 2 एंड 3 सो ऑन है, ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ओके। आप लोग पढ़े होंगे डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, तो पहला 2 लेयर के लिए तो n का मान 1, पहला तीसरा के लिए तो n का मान 2, तीसरा देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित जितनी भी बातें थी वो करीब करीब हम लोग देख चुके हैं, जितना हम लोग जानना था। अब हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता जिसको कहते हैं। आज मैं थोड़ा चर्चा करके छोड़ देता हूँ, अगली क्लास में मैं इसके बारे में बात करूँगा। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की घटना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं
जिस पर अगर विजिबल लाइट पड़े, इंसिडेंट हो, तो बाद में लाइट जब हम उस पर कुछ देर लाइट में रखें, उसके बाद उसको हटा लेते हैं, उसके बावजूद वो दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट उसमें से रेडिएट होने लगता है, निकलने लगता है, और यहीं से रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हुई। आप लोग जैसा कि पिछले क्लास में कुछ पढ़े होंगे कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है, नाभिकीय घटना है, जिसमें किसी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस निकलता है। तो ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स कब निकलता है, कैसे निकलता है, कब गामा रेडिएशंस होता है, इसके बारे में हम रेडियो एक्टिविटी यानी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।